5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे कल घोषित हो गए। कुछ पार्टियां जीती जिन्हें लोगों ने बधाइयां दी, कुछ लोग हारे जिन्होंने रस्मी तौर पर वही बयान दिए कि जनता का निर्णय सर माथे, हम हार का मूल्यांकन करेंगे। इन सब के बीच आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं चुनाव की बात ही अगर कर लूं तो बंगाल जैसा चुनाव जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पूरा कैबिनेट, सांसदों, विधायकों की अनगिनत फौज, करोड़ों अरबों रुपए का चुनाव प्रबंधन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ता, सब कुछ दांव पर झोंक करके बंगाल चुनाव कराया गया। वही बंगाल चुनाव जिसमें रैली करने के लिए दिन भर रैली की जाती थी और शाम को आकर के ट्विटर पर देश के नाम संदेश पर या ट्वीट करके यह बयान दिया जाता था कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। जिस दिन देश को संबोधित किया उसके 24 घंटे के भीतर दोनों बाहें फैलाकर यह भाषण दिया गया कि इतनी भीड़ तो हमने कभी देखी ही नहीं। यह दोहरापन पता है क्यों किया जा रहा था? क्योंकि येन केन प्रकारेण बंगाल फतेह करनी है। रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती पर वैसी ही दाढ़ी, वैसा ही रंग, वैसा ही चोला पहन करके यह भ्रम पाल लिया गया था कि बंगाल अगर जीत गए तो भारत में लंबे वक्त तक हमारा शासन बना रहेगा। इसके लिए लोगों की जान दांव पे लगानी हो तो लगाई जाए। लॉकडाउन पिछली बार बिना तैयारी के लगा दिया गया था जब केस 100 की संख्या में भी नहीं थे। इस बार केसेस हजारों की तादाद में आ रहे थे और पूरा का पूरा कैबिनेट मिनिस्ट्री, पूरा का पूरा केंद्रीय नेतृत्व बंगाल फतेह करने गया हुआ था ताकि वो बढ़ी हुई दाढ़ी वाले टैगोर साहब, नए वाले टैगोर साहब कहीं हार न जाएं। भाषण की गरिमा का अगर बात करें, भाषा की अगर बात करें तो एक महिला को लेकर के जिस तरह एक सड़क छाप भाषा कही जाती है, दीदी, ओ दीदी, ऐसे करके बयान भाषण। आपने कभी गौर किया है पिछले 7 साल में प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा किस जगह पर कितने पानी में है? संसद में खड़े होकर के आंख चमकाने, हाथ मटकाने से लेकर के अनाप शनाप बयानबाजी देकर के अनगिनत मौके ऐसे आपको मिल जाएंगे जहां इस देश ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिरते देखा है। उसका एक वानगी इस चुनाव में भी आपने देखी और एक महिला के ऊपर कितने तरह से हमले किए गए और उसका दुष्परिणाम यह निकला कि वहां प्रचंड बहुमत में ममता बनर्जी जीतती हैं। एक बार विश्लेषण करिए कि पूरे चुनाव को लेकर अब आपकी क्या राय बनती है? क्या एक सामान्य व्यक्ति वहां चुनाव का लड़ने की सोच सकता है? अब एक दूसरे बिंदु पर आते हैं। पूरे बंगाल का अगर विश्लेषण करें तो चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा गया? एक तरफ कहा गया जय श्री राम। जी हां, आप कोरोना का पहला चरण देख चुके थे। अस्पताल नहीं है, स्कूल विश्वविद्यालय बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन इस देश में सबसे बड़ा चुनाव जिसे घोषित किया गया 2021 में, वो किस मुद्दे पर लड़ा गया? नागरिक के तौर पर आपको यह सोचना चाहिए। एक तरफ जय श्री राम, एक तरफ दुर्गा काली की उपासना, एक तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया गया, दूसरी तरफ कहा गया हम भी हिंदू हैं। एक तरफ कुल पूछा गया तो एक तरफ गोत्र बताया गया। यह चुनाव इन मुद्दों पर लड़ा गया है। एक तरफ हनुमान चालीसा तो एक तरफ दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है और यह सब उस जगह पर हो रहा है जहां वैचारिक तौर पर सबसे सशक्त माने जाने वाले वाम पंथ का गढ़ रहा है। और यह संयोग है या कुछ भी इसे आप विश्लेषित करें कि जितनी सीटें वामपंथ की थीं उससे ज्यादा या उसी के तकरीबन उतनी ही सीटें दक्षिणपंथी भाजपा को आ गई। और मीडिया रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि लोगों ने अपनी तख्तियां बदल करके लाल से भगवा कर लिया खुद को। यह विश्लेषण वामपंथी राजनीति के लोगों को भी करना चाहिए कि उनका उस विचार के साथ जाति का घालमेल कैसा है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो बंगाल चुनाव के केंद्र में था, उस पर वामपंथी राजनीति क्यों फेल हो रही है, इसका विश्लेषण उन्हें भी करना चाहिए। तीसरी बात इस बंगाल चुनाव पर कहें तो उस चुनाव में अंततः जीत किसकी हुई? ठीक बात है कि ममता बनर्जी ने अकेले
तमाम तरह के आक्षेपों और तमाम तरह की चीजों से बंगाल को बचाया। बंगाल की जनता की जीत कह सकते हैं आप, कि उन्होंने फासिस्ट अप्रोच वाली एक दक्षिणपंथी ताकत को नकारा है। लेकिन 3 सीट से वो 70 से 80 सीटें जीत गए हैं। यह संकेत आप समझ पा रहे हैं? बंगाल जो कश्मीर जैसे बनाए जाने की एक साजिश चल रही है, जिसे आप ट्विटर पर जो 3rd लेयर 4th लेयर की लीडरशिप है ना आरएसएस और बीजेपी की, वहां आप महसूस कर पा रहे होंगे उसकी गंध को, क्योंकि वहां हिंदू मुस्लिम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। आबादी का डेमोग्राफी का वहां मसला है। बावजूद इसके एक बात गौर की आपने, पश्चिम बंगाल के वे इलाके जहां 90% से ज्यादा हिंदू वोटर हैं, वहां भी भाजपा ने सबसे बुरा प्रदर्शन किया है। यानी यह हिंदू बनाम मुस्लिम पूरी बहस हो भी नहीं पाई है। लेकिन यह कितना खतरनाक है कि विपक्ष में वहां भाजपा बैठेगी आजादी के बाद पहली बार। ऐसा क्यों हो रहा है? 70 साल बाद इस देश में हिंदू बनाम मुस्लिम की बहस, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, यह किस तरह से चल रहा है? कोविड जैसे काल में जब इस देश के प्रधानमंत्री को देश की अगुवाई करनी थी कोरोना से लड़ने के लिए, गृह मंत्री को तमाम नीतियों और मीटिंगों की अगुवाई करनी थी कोविड से लड़ने के लिए, वहां वो अपने दलों की अगुवाई कर रहे थे, अपनी पार्टियों की अगुवाई कर रहे थे चुनाव लड़ने के लिए। यह भूल गए हैं या याद है आपको? इसलिए आपका विश्लेषण करना है। आपके घर के लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से मर रहे थे, उनके घरों में शायद किसी को कुछ नहीं हुआ होगा। जिन्होंने हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, बंगाल में आसोल परिवर्तन करना है, दीदी ओ दीदी करके बयान देना है, उनके घरों में ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपके बच्चों को कह रहे हिंदुओं को खतरे में देखा जा रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है, चलो बंगाल फतेह करने जाए। ऑक्सीजन से मर कौन रहा था उसी समय? बिना अस्पतालों में एक दवाई, एक इंजेक्शन, एक ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से, कोरोना से नहीं, इन बुनियादी चीजों की वजह से लोग मर रहे थे। उसी समय इस देश में चुनाव लड़ा जा रहा था और चुनाव आयोग जैसी एक संस्था वह पूरी तरह से धाराशायी हो चुकी थी, क्योंकि अब लगता है कि राम मंदिर पर फैसला देकर के जज अगर राज्यसभा अगले दिन जा सकता है, तो चुनाव आयोग से रिटायर होने, कार्यकाल पूरा होने के बाद हमें भी कोई बड़ा पद मिल सकता है। लोकतांत्रिक संस्थाएं ध्वस्त हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन हम अब सरकारों की आलोचना, जनता के सवालों को सुनना बंद कर देंगे। यही इस चुनाव की कुल जमा पूंजी है। इसलिए सोचना आपको है, चुनाव किन मुद्दों पर लड़े गए इसको सोचिए आप। चुनाव लड़ने के लिए जिस समय हॉस्पिटल, ऑक्सीजन और एक दवाई की जरूरत आप महसूस कर रहे हैं, लोग अस्पतालों में तड़प तड़प के मर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गांवों में पूरी भयानक तेजी से ये कोरोना का कहर ढाता चला जा रहा है। उसी समय पर चुनाव लड़े गए हैं दुर्गा बनाम राम पर, उसी समय पर चुनाव लड़े गए हैं गोत्र कुल जाति पर, उसी समय पर चुनाव लड़े गए हैं हनुमान चालीसा और दुर्गा सप्तशती पर। अगर आपको राजनीति यही चाहिए तो फिर क्यों आपको किसी के मरने पर दुख होगा? आप जिसको वोट दे रहे हैं वही चीजें जीत रही हैं। इसलिए सोचना आपको है कि अंततः आप कहां खड़े हैं। असम में फिर से बीजेपी जीती है, केरल को लेकर के आपको फिर से विश्लेषण करने की जरूरत है। नजर रखिए, दक्षिण भारत को लेकर के हम उत्तर भारतीय लोग ना कई बार अजीब तरह से देखते हैं, जैसे गोया वो कोई और ही दुनिया हो। हम दक्षिण के समाज को, हम दक्षिण की संस्कृति को, हम दक्षिण की राजनीति को कितना समझते हैं। वहीं दक्षिण में एक राज्य है केरल, जहां बहुत भारी तादाद में कोविड के केसेस आए, लेकिन उस केरल ने शिक्षा और रोजगार पर काम किया है, स्वास्थ्य की सुविधाओं पर काम किया है और उसने बहुत कुशलता से उस पूरे केसेस को नियंत्रित किया। कितना जानते हैं आप केरल के बारे में? वहां लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, वहां शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर चुनाव होते हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में एक सीट बीजेपी जीती थी, इस बार वो भी खाता बंद हो गया। अगर आप अपनी जनता को सजग, जागरूक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करने वाला सक्षम बनाएंगे तो वो जनता अपने आप फासिस्ट दंगाइयों को सत्ता से बाहर करेगी। अगर आपके बच्चे अनपढ़ गंवार रह गए, अगर आपके बच्चों को रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, तो अचानक कोई दाढ़ी बढ़ाया हुआ फकीर आएगा और वो आपको समझाएगा कि हिंदू धर्म खतरे में है और आपका बच्चा उसके साथ झंडा लेकर के चल देगा। हमें अस्पताल नहीं चाहिए, हमें शिक्षा रोजगार नहीं चाहिए, हमें मंदिर चाहिए, तो मंदिर मिलेगा। इसलिए केरल को आपको बारीकी से देखना चाहिए।
दूसरा राज्य मैं जिसका जिक्र करूंगा तमिलनाडु, पेरियार की जमीन। पेरियार ने अपनी उंगली से मनुष्यता के साथ सामाजिक न्याय के बीज उस जमीन पर इतना गहरे रोपे हैं कि वहां पक्ष विपक्ष दोनों में पेरियार की विरासत से जुड़ी हुई पार्टियां शामिल हैं। ठीक बात है, AIADMK जो है वो दक्षिणपंथी ध्रुवों के साथ खड़ी हो गई है और DMK अभी भी कम से कम सेकुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ खड़ी है और इस बार DMK स्टालिन के नेतृत्व में चुनाव जीतती है और DMK के नेता स्टालिन ने ट्वीट किया है कि हम सेकुलर डेमोक्रेटिक फेडरल और इगलिटेरियन स्टेट बनने के लिए, सोसाइटी बनाने के लिए, सोशल जस्टिस के लिए कमिटेड है और हम ये लड़ाई आगे बढ़ाएंगे। आज के दौर में जब कोई सामाजिक न्याय का नाम नहीं लेता, क्योंकि हिंदू ध्रुवीकरण मुस्लिम ध्रुवीकरण के बीच यह शब्द कहां से आएगा, उस दौर में तमिलनाडु की जीत के बाद स्टालिन यह सब याद करते हैं। इसलिए चुनाव आपके ऊपर असर डालते हैं। जाते जाते डॉक्टर लोहिया का वाक्य जरूर कहूंगा, अगर आप राजनीति करते नहीं तो आप राजनीति के शिकार होते हैं। अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते हैं तो वो बुरे लोगों को अपने ऊपर शासन करने का मौका देते हैं। इसलिए बहुत बारीकी से नजर रखिए कि इन चुनावों में आपने क्या पाया है, क्या सीख पाई है। बंगाल चुनाव से लेकर केरल और तमिलनाडु, असम से लेकर के पुडुचेरी, तमाम जगहों पर आपको विश्लेषण करना चाहिए। और आखिरी में जाते थे फिर से मैं कहूंगा, तड़प कर मरते हुए लोगों, जलती हुई अनवरत चिताओं और बिखरते हुए बिलखते हुए आंसुओं को देख करके अगर आप आज भी यह महसूस कर रहे हैं कि आपके दौर में चुनाव जय श्री राम बनाम दुर्गा पर लड़ा जाए, आपके दौर में चुनाव गोत्र, कुल और जाति पर लड़ा जाए, फिर आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा यह सोचना आपको है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।